हेलो एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में ही हुई थी। कामता नाथ जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि शहरीकरण, औद्योगिक विकास ये सब होने के बाद गांव में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। गांव के उद्योग खत्म होने के दुख को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी लाख की चूड़ियाँ। लाख एक पदार्थ होता है, एक मटेरियल होता है जिसे पिघलाकर चूड़ियाँ बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे हम सभी को गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाने का बहुत शौक़ होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ। वैसे ही लेखक गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे और मामा के गांव में उन्हें सबसे अच्छा बदलू नाम का आदमी लगता था। अब ये बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाता है और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उनके पिता, उसके पहले उनके पिता, सब लोग चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे। तो बदलू इस लेखक को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि ये लाख को पिघलाकर जब चूड़ियाँ बनाता था तो साथ साथ में लेखक के लिए बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां भी बना देता था और लेखक को देता था। तो लेखक तब छोटे थे और ये रंग बिरंगी गोलियां देखकर उनको बहुत खुशी होती थी और जब वो गांव से शहर वापस लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी ये रंग बिरंगी गोलियां होती थी। तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो ये मेरे मामा का गांव था तो मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। ये जो बदलू थे इनका मकान थोड़ा सा ऊंचाई पर था जिसमें एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करते थे। बगल में एक भट्टी थी। भट्टी क्या होती है? भट्टी वह जगह होती है जहाँ पर हम किसी भी पदार्थ को पिघलाकर उसे मुलायम बनाते हैं और उसे विभिन्न आकार देते हैं और उसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो बदलू भी लाख को इस भट्टी में पिघलाता था और उसके मुलायम होने के बाद उसे सलाखों के समान पतला करके, मतलब एक रॉड की तरह, धातु की रॉड की तरह उसे पतला करके उसको चूड़ी का आकार देता था और उसके पास में ही मुंगेरियाँ रखी रहती थी 4-6। मुंगेरियाँ क्या होती है? जैसे हमारा बेलन होता है, अब चूड़ी के लिए उसे गोल करना ज़रूरी है तो बेलन नुमा एक साँचे जैसा होता था, तो उसमें वो उनको लपेट देता था और ये जो मुंगेरियाँ होती थी वो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से थोड़ी मोटी होती थी। बदलू लाख की चूड़ी का आकार देकर वह क्या करता था? वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और जब एक एक करके दोनों हाथ की चूड़ियाँ पूरी बन जाती थी तो वह उन पर रंग करता था। और बदलू यह जब काम करता था तो एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया एक छोटा सा स्टूल होता है जो प्लास्टिक की वायर या सुतली से बना हुआ होता है। साथ ही बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। तो लेखक कहते हैं कि गांव में दोपहर के समय मैं बदलू के पास जाके बैठ जाता था और वह मुझे लल्ला कहता था और जैसे ही मैं पहुंचता था वहां तो वह मेरे लिए भी तुरंत एक मछिया मंगा देता था और मैं घंटों बैठा रहता था उसे चूड़ियाँ बनाते देखकर। लगभग वो रोज़ 4 या 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था और जब पूरा जोड़ा बन जाता था और वो बेलन पर उसे चढ़ा देता था तब वह चुपचाप उसे देखता रहता मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू, मतलब कोई नई दुल्हन की कलाई हो, हाथ हो, ऐसा दिखता था। हम कोई भी चीज़ करते तो हमें जब वो, जैसे हमने कोई ड्राइंग की उसे देखते तो हमें खुशी होती है ना कि हमने कितना अच्छा बनाया, तो वह उसे वो चूड़ियों को देखकर खुशी होती थी। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बदलू एक मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाता है। तो
चूड़ियाँ बनाना तो उसका पैतृक पेशा था और वो बहुत सुंदर बनाता था चूड़ियाँ। इतनी सुंदर बनाता था कि गाँव की स्त्रियाँ तो उसकी चूड़ियाँ पहनती ही थी, साथ में आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेके जाते थे और उसकी चूड़ियों की बिक्री खपत मतलब बिक्री बहुत होती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, जैसे आजकल पैसा चलता है। पहले वस्तु विनिमय भी चलता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? हम कोई भी चीज़ वस्तु किसी को देंगे और उसके बदले में कोई भी वस्तु लेंगे, तो ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो यह तरीका वो अपनाता था। वो चूड़ियाँ देता था, उसके बदले में कभी कोई उसे अनाज देता था, तो कभी कुछ और दे के जाता था। लेकिन बदलू स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधा था। वो कभी किसी से झगड़ता नहीं था और जिसने जो दिया चुपचाप रख लेता था, चूड़ी दे देता था। सस्ते में कई लोग लेके जाते थे तो भी वो चुपचाप रहता था। लेकिन जब शादी विवाह का अवसर आता था तो वह जिद पकड़ लेता था। जीवन भर कोई चाहे तो उससे मुफ्त की चूड़ियाँ लेके जा सकता था, वह कभी कुछ नहीं कहता था। चूड़ियों के बदले में थोड़ा सा कुछ सामान देंगे या कुछ नहीं देंगे तो भी वह लोगों को कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन यदि किसी के घर में विवाह है, तो अब वो भी लड़की का विवाह है, तो वो चूड़ियाँ ना रहकर सुहाग का जोड़ा बन जाती है, जिनका बहुत अधिक महत्व होता था। तो उसी के अनुसार वह उसकी कीमत भी लगाता था। वह कहता था कि उसके बदले में उसे उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए मतलब उसकी पत्नी के लिए ढेरों वस्त्र चाहिए, ढेरों अनाज चाहिए, उसके लिए एक पगड़ी चाहिए और रुपए वो अलग। तो सारी कसर वो विवाह के समय निकाल लेता था। कामता नाथ जी कहते हैं कि मेरे मामा के यहाँ मुझे याद है एक लड़की का विवाह हो रहा था। उस समय बदलू बहुत बिगड़ गया था। थोड़ी सी कुछ बात हुई थी और बदलू बहुत बिगड़ गया था और उसको फिर मनाने में बहुत टाइम लग गया था। बहुत लोहे लेने लग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा था। अब यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो एक ही थी, कांच की चूड़ियों से। अगर वो किसी भी औरत के हाथ में कांच की चूड़ी देखता था तो उससे बहुत अंदर से बहुत कुड़न होती थी, बहुत चिढ़ जाता था वो, और कभी कभी तो दो चार बातें भी उस औरत को सुना देता था। लेखक कहते हैं कि बदलू मुझसे घंटों बात करता था। कभी कभी वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, तो कभी तुम शहर में रहते हो तो कैसा है वहाँ का जीवन, उसके बारे में पूछता था। तुम्हारा घर कैसा है? तो जब मैं उससे कहता था कि हमारे शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह कहता था कि शहर की बात ही कुछ और है लल्ला, पर ग्रामीण जीवन और शहर के जीवन में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ हम हाथ में हाथ डाल के हस्बैंड वाइफ घूम सकते हैं, लेकिन गांव में बहुत मर्यादा पालनी होती है। बड़ों के सामने ऐसे हम आज़ादी से घूम नहीं सकते। तो वह कहता था कि शहरों में तो हस्बैंड वाइफ हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं और उनकी जो औरतें होती हैं वो बहुत हार्ड वर्क नहीं करती ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी कलाइयाँ भी बहुत नाजुक होती है और ये लाख की चूड़ियाँ थोड़ी भारी होती है, हैवी होती है। तो हो सकता है कि उनकी कलाइयाँ भी लचक जाए, मोच ना आ जाए उस पर इन लाख की चूड़ियों को पहनने से, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं उसके पास जाता था तो बहुत मेरी खातिर करते थे। जैसे कोई मेहमान आता है तो घर में हम क्या करते हैं, उसे चाय पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं, बहुत खातिर करते हैं। वैसे ही बदलू भी लेखक की बहुत खातिर करता था। जैसे अगर गाय ने दूध दिया है तो उसकी मलाई को बचा के रखता था और लेखक को खिलाता था। ऐसे ही अगर आम का सीज़न है तो दो चार आम लेखक के लिए रख लेता था और फिर उसको देता था, खिलाता था। लेकिन बदलू सबसे ज़्यादा लेखक को इसलिए पसंद था क्योंकि वो उसे लाख की वो रंग बिरंगी गोलियाँ देता था, क्योंकि बचपन में वो रंग बिरंगी चीज़ें हमारे मन को बहुत ज़्यादा मोह लेती है। अब लेखक कहता है कि मैं तो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के पास जाता था और एक आध महीने वहाँ रहता था, और जब स्कूल खुलता था तो मैं वापस आ जाता था। तो ऐसा मैं 2-3 बार ही अपने मामा के पास जा पाया, क्योंकि उसके बाद मेरे पिता का ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई, और फिर मैं बहुत सालों तक अपने मामा के घर नहीं जा पाया। जब 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का माहौल बहुत बदल गया था और मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि मेरी रुचि अभी वो रंग बिरंगी गोलियों में नहीं रह गई थी, मैं बड़ा हो गया था। इस बीच लेखक ने गांव में देखा कि ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं और बहुत कम एक आध
के हाथ में ही लाख की चूड़ियाँ हैं। फिर उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। एक दिन उसे बदलू का सहसा ध्यान आया। अचानक से कैसे ध्यान आ गया? एक्चुअली हुआ ये था कि बरसात हो रही थी और उनके मामा की छोटी सी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा था और उस समय मामा भी घर पे नहीं थे। तो उस छोटी सी लड़की की मरहम पट्टी लेखक को ही करनी पड़ी। अब मरहम पट्टी करते समय लेखक को बदलू का ध्यान आ गया अचानक से और उन्होंने सोचा कि चलो मैं बदलू से मिलकर आता हूँ। शाम को घूमते घूमते टहलते टहलते वो बदलू के घर गए। अब बदलू वहीं पर चबूतरे पर नीम का जो वृक्ष था उसके नीचे एक खाट थी, उस पर लेटा हुआ था। खाट मतलब बेड। अब उन्होंने बदलू को देखा और बोला, बदलू काका नमस्ते। तो बदलू ने बोला नमस्ते भैया, और उसने जो नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने लेखक को पहचाना नहीं, बस बहुत देर तक उनकी तरफ निहारता रहा, मतलब देखता रहा। तो लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर लेके जाता था ना मैंने ऐसा कहकर अपना परिचय दिया। ऐसा लेखक कह रहा है। बदलू फिर भी चुप था। उसको उसके स्मृति पटल मतलब उसको याद नहीं आ रहा था, उसको पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से उसे याद आया और बोला, आओ आओ लला, बैठो बैठो, बहुत दिन बाद कहाँ आए? तो लेखक ने कहा कि हाँ काका, मैं इधर आना नहीं हो सका मेरा। मैं फिर कुछ देर के लिए शांति रही। फिर लेखक ने इधर उधर जब दृष्टि दौड़ाई, मतलब इधर उधर जब देखा उसने, तो देखा कि मजिया भी नहीं है, ना ही भट्टी है। तो उसने काका से पूछा, काका आजकल आप काम नहीं करते हो क्या? तो बदलू ने कहा कि नहीं लला, काम तो कई साल से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ आजकल किसी को पसंद नहीं आती है, कोई पूछता ही नहीं उसको, क्योंकि इस गांव में तो अब कांच का प्रचार हो गया है। फिर वह कुछ देर चुप रहा, फिर से बोला कि अभी तो मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है? तो कांच की चूड़ियाँ जो होती है वो मशीन से बनती है, तो उसमें बहुत सारे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लाख की चूड़ियों में हाथ से बनाना होता तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है उसमें। तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ कांच में अवेलेबल होती है, लेकिन लाख में वह संभव नहीं है। लेकिन कांच तो इतना खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, ऐसा लेखक ने कहा। तो काका कहते हैं कि नाजुक तो होता है लल्ला, लेकिन उसको जैसे उन्होंने ऐसा कहा उसके बाद उनको बहुत देर से ज़ोर से खांसी आने लगी। तो बहुत देर तक वो काका खांसते रहे। तो लेखक को लगा कि उन्हें कहीं अस्थमा तो नहीं हो गया है, दमा तो नहीं हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर ढल चुके थे तो उनका शरीर भी बहुत ढल चुका था। उनके हाथ पैर सबकी जो नर्व्स थी, नसें थी, वो पूरी उभर आई थी। तो पता नहीं कैसे काका को भी ये महसूस हो गया कि ऐसा सब लेखक सोच रहे हैं। तो उन्होंने उनकी शंका भाप ली, मतलब शंका मतलब जो वो उस पर शक कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं इनको अस्थमा है, तो ये उनको समझ में आ गया काका को। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, घबराओ नहीं, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है, ये 2 महीने 3 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ये सब ठीक हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि मैं चुप रहा, मुझे लगा कि कोई उनके अंदर बहुत दुख व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब मशीन आ गई है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है उसके कारण, लेकिन कितने लोगों के रोज़गार चले गए हैं गांव में। जैसे हम आज बदलू देख रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग जो अलग अलग काम करते थे, अच्छे काम करते थे, उन सबके रोज़गार चले गए हैं। कुछ देर के पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा कि काका, आम की फसल इस बार कैसे हुई? तो काका ने कहा, अच्छी हुई लल्ला, बहुत अच्छी हुई। और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ ये उत्तर दिया, लहक कर उत्तर की दिया, लहक कर मतलब उत्साह के साथ दिया, और अपनी बेटी को अंदर से आवाज़ दिया कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लेके आओ। तो फिर मेरी ओर मुखाते मतलब मेरी तरफ मुख करते हुए उन्होंने कहा, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। तो लेखक को जवाब देते हुए काका कहते हैं कि वाह वाह लल्ला, आम खाए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर लेखक थोड़ी देर चुप हो गए और उन्हें वो दिन याद आ गए जब काका उन्हें मलाई भी खिलाते थे।
तो उन्होंने काका से पूछा, काका गाय तो अच्छी है ना? तो काका ने बोला, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, मैं कहाँ से उसे खिलाता, क्योंकि उनका जो काम था वो तो बंद हो गया था चूड़ी बनाने का, तो उनको खुद के खाने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, तो वो गाय को कैसे खिला पाते। इतने में उनकी बेटी जो रज्जो थी वो आ गई और एक डलिया में एक बहुत सारे आम लेके आई। तो उन इतने सारे आम देखकर लेखक घबरा गए। हम ज़्यादा शहर वाले लोग ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि हम उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन गाँव के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनकी खुराक भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लेखक ने कहा कि काका इतने सारे आम तो मैं नहीं खा पाऊँगा। तो काका हंसकर उसे कहते हैं, वाह वाह शहरी ठहरे ना तुम, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे चौगुने आम एक ही बखत मतलब एक ही वक्त में खा लेता था। ऐसा काका ने हंस के कहा। तो लेखक ने उत्तर दिया कि आप लोगों की बात कुछ और है काका। फिर काका ने अपनी बेटी रज्जो से कहा कि जाओ 4-5 आम लला के लिए लेके आओ और सिंदूरी आम लेके आओ, और लेखक से कहा कि लला देखो तो ये आम कैसे हैं, इसी साल पेड़ में तैयार हुए हैं। अब जो उनकी बेटी रज्जो है, उन्होंने 4-5 आम अंजलि में मतलब अपनी हथेली में रखकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए जैसे ही लेखक ने अपना हाथ बढ़ाया, तो लेखक की जो दृष्टि थी, निगाह थी, एक क्षण के लिए वो रज्जो के हाथों पे टिक गई। रज्जो ने लाख की बहुत सुंदर चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर इतनी सुंदर चूड़ियाँ देखकर, लाख की चूड़ियाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो उस पर बहुत जच रही थी, फब रही थी, मतलब बहुत सूट कर रही थी। तो बदलू ने मेरी दृष्टि को भांप लिया, मतलब लेखक क्या सोच रहा है ये उस बदलू को समझ में आ गया। तो बदलू ने बोला कि यही आखिरी जोड़ा है जो मैंने लाख की चूड़ी का बनाया था। यहाँ जमींदार साहब की बेटी के विवाह हुआ था, तो उस पर मैंने ये जोड़ा बनाया था, लेकिन 10 आने पैसे मुझे वो दे रहे थे, और तो मैंने उनको ये जोड़ा नहीं दिया और कहा कि आप शहर को जाकर वहाँ से ले लीजिए लाख का जोड़ा। हमने पहले ही देखा था कि बदलू कभी भी किसी को लाख की चूड़ी के लिए मना नहीं करता था। कोई कम सामान देता या मुफ्त में भी लेके जाता था तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन विवाह के समय वो उसकी पूरा दाम लाख की चूड़ियों का लेता था, क्योंकि सुहाग के जोड़े का बहुत महत्व होता था। मतलब इतनी गरीबी आने पर गाय बेचना पड़ा उसे, तो भी उसने अपने उसूलों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। अब लेखक ने आम लिया, उसे खाया और थोड़ी देर बाद चला गया, और लेखक को इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि इतनी जीवन में इतनी हार होकर भी उसने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व वो कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। मतलब इतनी गरीबी है तो चलो ठीक है, इसके कम दाम मिल रहे हैं लाख की चूड़ियों के, जितने मिल रहे हैं उतने ले लो, एडजस्ट कर लो, ऐसा नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक नहीं था। इस बात की लेखक को बहुत खुशी हुई। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पाठ? मुझे उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इस पाठ में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी ही वीडियो के लिए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।